हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन है एंड वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं क्लास 9th 10th के लिए साइंस लेता हूं और 11th 12th जेईई नीट के लिए केमिस्ट्री। तो हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी सिंपल है, बट अगर हम उसको बड़ी क्लासेस के हिसाब से देखें वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। बट हम सिंस क्लास 9th पढ़ रहे हैं, राइट, तो हमने टॉपिक चूज किया है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो हमारा चैप्टर है। उसके अंदर न्यूटन का सेकंड लॉ। अब न्यूटन का सेकंड लॉ अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने फर्स्ट लॉ को, पहले के लॉ को आपने पढ़ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, तो आपके लिए बहुत इजी और कन्वीनियंट हो जाएगा इसको समझना। न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। इसको हम T से सिंबलाइज करते हैं और कुछ बुक्स में आप शायद देख सकते हैं, इसके ऊपर हम एक एरो भी ड्रॉ करते हैं। एंड एरो ड्रॉ करने का पर्पस ये होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, इस वजह से। तो पहले तो हम समझते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब अगर वो ऑब्जेक्ट है तो भाई उसका मास भी होगा ही होगा, चाहे वो कम मास है चाहे वो ज्यादा मास है, तो मास तो उसका रहेगा और उसका मास क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो आप चाहे कहीं पे बैठे हैं, आप चाहे कहीं पे भाग रहे हैं, आप चाहे कहीं पे मूव कर रहे हैं, आपका मास क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन जब कोई भी मास किसी भी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ता है तो उन दोनों के प्रोडक्ट को, मास और वेलोसिटी, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम कहते हैं मोमेंटम। अब आपको अगर हम बोले कि भाई आप मूव कर रहे हैं तो आपकी एक स्पीड है, लेकिन स्पीड की भी तो डायरेक्शन होनी बनती है। अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरी स्पीड इस डायरेक्शन में, और अगर स्पीड की डायरेक्शन ये है तो बेटा स्पीड डायरेक्शन के साथ क्या बन जाता है, वेलोसिटी। अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, अगर मैं आ रहा हूं, मेरे पास मास है, मेरा अपना मास है, और मैं एक स्पीड के साथ आपकी तरफ, आपकी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने स्पीड और डायरेक्शन को साथ में मिला दिया। इसलिए हम शब्द जो प्रेफर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो स्पीड की यहां पे डायरेक्शन होगी ही होगी, क्योंकि आप जब भी मूव करेंगे आप किसी ना किसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव। तो मोमेंटम को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या हो गया, मास एंड उसकी वेलोसिटी। अब सिंस मास हमारे पास एक स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर है, इसीलिए मोमेंटम भी क्या बन जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, जो मैं अभी आपको बता दूं। लेकिन सवाल ये आया कि ये लीनियर मोमेंटम क्यों, क्या ये कुछ और भी तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। हम उस एक्सप्रेशन पे तो नहीं जाएंगे, ठीक है, पर हम एंगुलर मोमेंटम पे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि दूसरे टाइप का भी मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम क्यों है, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है जो मूव करेगी वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, एक लीनियर लाइन में मूव करेगी, वो सीधी डायरेक्शन में मूव करेगी ऐसे, या फिर वो ऐसे मूव करे, या फिर वो ऐसे मूव करे। तो जो लाइंस स्ट्रेट आती हैं उनको हम लीनियर लाइन से एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जिस बॉडी की बात कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, इसलिए ये वर्ड क्या आता है, लीनियर मोमेंटम। बट ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हम हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेंगे। आप जब रोड पे निकलते हैं तो आप सीधा थोड़ी ना जाते हैं, सीधा जा रहे होते हैं, सामने बिल्डिंग आ गई, आपने टर्न कर दिया, आपने टर्न किया तो आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, अब आपका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम उस डायरेक्शन में चला गया। फिर आपने लेफ्ट टर्न कर लिया,
आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो आपका लीनियर मोमेंटम लेफ्ट की डायरेक्शन में आ गया। व्हाट इफ अगर आप सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, उसमें लीनियर तो आता ही नहीं है लाइन, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो वो हम छोटी क्लास में नहीं पढ़ते, उसको हम बड़ी क्लास में पढ़ते हैं। अब हम स्टे फोकस रहते हैं अपने टॉपिक के साथ, लीनियर मोमेंटम के साथ। तो इसलिए हमने शब्द का इस्तेमाल किया, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ उस बॉडी का मास क्या है और वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। और अगर आप बाई चांस स्पीड लिखते हैं तो आपको डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा वहां पे, इसलिए हम उतना हैसल नहीं करते, हम उतने बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। जब स्पीड इन डायरेक्शन के लिए मेरे पास एक सिंगल वर्ड है वेलोसिटी, उसी से एक्सप्रेस करो, वो ज्यादा बेटर रहता है ना। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जिसके साथ वो मूव कर रहा है, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन किसकी वजह से, वेलोसिटी की वजह से। जरा एसआई यूनिट की बात करते हैं ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मास का यूनिट क्या होता है, केजी एसआई यूनिट, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर्स पर सेकंड। Therefore, SI unit of linear momentum हमारे पास क्या बन जाता है, kg मीटर्स पर सेकंड। क्या बन जाता है हमारे पास, kg मीटर पर सेकंड। ये है लीनियर मोमेंटम। अब जब हमने लीनियर मोमेंटम को समझ लिया है, हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो हमारा है न्यूटन का सेकंड लॉ। पहले इस चीज को समझते हैं, फिर हम उसको वर्ड्स में, सेंटेंस में प्लेस करते हैं। मान लीजिए मैं एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। अगर मैं एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हूं तो मेरे पास एक डायरेक्शन भी है मूव करने के लिए, मेरे पास मास भी है, तो मास एंड वेलोसिटी के साथ मैं मूव कर रहा हूं। किसी ने मुझे जोर से पीछे से धक्का दिया, तो अगर कोई मुझे जोर से पीछे से धक्का देगा तो मैं अगर वेलोसिटी के साथ नॉर्मली मूव कर रहा हूं तो हो सकता है मेरी वेलोसिटी पहले से क्या कर गई, इंक्रीज, मतलब मेरी वेलोसिटी पहले से चेंज हो गई। लेकिन मेरी वेलोसिटी जो चेंज हुई वो किसकी वजह से हुई, उस धक्के की वजह से जो मुझे किसी ने पीछे से दिया। इस धक्के को हमने नाम क्या दिया, फोर्स। हमने नाम क्या दिया, फोर्स। जब मेरे ऊपर किसी ने फोर्स अप्लाई किया और मैं एक सिंपल डायरेक्शन से चल रहा था तो मेरी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज। ओवरऑल अगर देखें तो धक्के की वजह से मेरी वेलोसिटी में चेंज आया। अगर धक्के की वजह से मेरी वेलोसिटी में चेंज आया तो मोमेंटम को हम लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी। अब मेरे पास दो वेलोसिटी हो गई, पहली वेलोसिटी इनिशियल थी जिससे मैं सिंपली मूव कर रहा था, ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी, मुझे धक्का लगा और मेरी वेलोसिटी क्या कर गई, इंक्रीज। तो मैंने इसी को दो फॉर्म्स में लिख दिया। पहले मैं इनिशियल वेलोसिटी के साथ चल रहा था तो मेरे पास इनिशियल मोमेंटम था जिसको मैंने FPI लिख दिया, और जब मेरे को धक्का लगा तो मेरी वेलोसिटी इंक्रीज कर गई, तो मेरे पास एक और मोमेंटम आ गया जिसको हम क्या कहते हैं, फाइनल मोमेंटम। क्यों? क्योंकि फाइनल मोमेंटम से मेरी वेलोसिटी जो है वो पहले से नॉर्मली क्या कर गई, चेंज हो गई। तो मेरे पास अब दो अलग अलग मोमेंटम आ गए जिसके अंदर मास तो मेरा कांस्टेंट रहेगा पर मेरी वेलोसिटी चेंज ने मेरे मोमेंटम को बदल दिया। अब जब हम चेंज की बात करते हैं तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट आता है कितना टाइम लगा, उस धक्के ने कितना टाइम लगाया कि मेरी वेलोसिटी को बदल दिया। तो अब हम इनको क्लब करते हैं तो हमको ये पता लगता है
कि फोर्स ने जब अप्लाई किया जाता है किसी बॉडी के ऊपर एक गिवन टाइम के लिए, तो उसकी वेलोसिटी में क्या आ जाता है? चेंज। आई रिपीट, जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो एक गिवन टाइम के लिए, तो उस बॉडी की वेलोसिटी में क्या आ जाता है? चेंज। और लास्ट चीज जो हमें इसके अंदर ऐड करनी है वो है चेंज किस डायरेक्शन में आया। अब आप जरा ध्यान से मुझे बताना, देखकर कि मैं अच्छा खासा चल रहा था, किसी डायरेक्शन से फोर्स लगा और उस डायरेक्शन में जब फोर्स लगा तो बदलाव किस डायरेक्शन में आया। मैं अच्छा खासा चल रहा था, फोर्स मुझे इस डायरेक्शन में लगा, मुझे किसी ने ऐसे धक्का दिया। जब मुझे किसी ने ऐसे धक्का दिया तो मैं आगे की तरफ सेम डायरेक्शन में क्या कर गया? मूव कर गया। तो जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं कुछ समय के लिए, तो उस बॉडी की वेलोसिटी में क्या आता है? चेंज आता है। और जो चेंज आता है वो उसी डायरेक्शन में आता है जिस डायरेक्शन में हमारा एक्सटर्नल एफर्ट या एक्सटर्नल फोर्स लगा है। तो अब हम इसको शब्दों में कैसे लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई किया जाता है तो उस बॉडी के मोमेंटम में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे हम लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो आगे ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम चेंज भी आगे, रेट का मतलब टाइम के साथ। द रेट ऑफ change of momentum is directly proportional to the external force applied on the body, and the direction of change is the same direction as that of force. Let us now see mathematical expression न्यूटन के सेकंड लॉ का। Now, जैसा कि हमें लॉ ने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हमने इसको कैसे लिखा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। मोमेंटम का फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ लिया है, मास इनटू वेलोसिटी। तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगा? फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम अपॉन टी। मास कॉमन आ गया तो मास बाहर आकर क्या बन जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v माइनस यू अपॉन टी किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के बराबर। तो फोर्स बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो जो कांस्टेंट आता है वो क्या हो जाता है? k इज इक्वल टू m इंटू ए। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो हमारा क्या बन गया? k। ना अब अगर मैं इसको लिखता हूं एज 1 न्यूटन फोर्स। अब देखो फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है? न्यूटन। तो 1 न्यूटन फोर्स अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे लगाता हूं जिसका मास 1 kg है, अगर 1 न्यूटन फोर्स मैं किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहा हूं जिसका मास 1 kg है, तो वो उसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब न्यूटन का जो सिंबल है वो यूनिट जो है वो किसके बराबर होता है? केजी मीटर पर सेकेंड से। तो न्यूटन मुझे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मिल गया।
तो इसलिए मेरे पास ये कितना आ गया k। तो अगर मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं तो k की वैल्यू मेरे पास यहां से कितनी आ जाती है 1। और अगर मैं इसको इस फॉर्म में प्लेस करता हूं, देयरफॉर मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो टेक्निकली यहाँ पे k जो है, जो हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 1। तो हमको यहां प्लेस करके फोर्स का फॉर्मूला क्या मिल गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब हम यहां पर डिफाइन करते हैं कि फोर्स इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है, क्योंकि बॉडी की मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में थी ना जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया था। अगर कोई मुझे यहां से पीछे से धक्का मारेगा ऐसे करके तो मैं आगे की तरफ जाऊंगा ना, ये थोड़ी ना कोई मुझे ऐसे धक्का मारेगा और मैं पीछे आ जाऊंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो फोर्स का इफेक्ट भी उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया और इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, जिसको हम किससे लिखते हैं, अब वो हमसे पूछते हैं कि भाई डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। तो क्या हो जाएगा भाई, 1 न्यूटन फोर्स, ठीक है ना, वो अप्लाई किया जाता है जब 1 केजी बॉडी पर वो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड on a body of 1 kg mass which produces an acceleration of 1 meter per second square। तो इसको हम कहते हैं फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स की डेफिनेशन, राइट। तो ये हमारा सेकंड लॉ पूरा हो गया। अब हम कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं फोर्स की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। बट मैं कोई भी एप्लीकेशन समझाने से पहले मैं आपको दोबारा उस फॉर्मूले में लेके जा रहा हूं जो हमने पढ़ा है। लेट अस राइट इट हियर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, राइट। तो यहां से मैं एक चीज को हाईलाइट करने जा रहा हूं। हम बात कर रहे हैं फोर्स एंड टाइम की। फोर्स और टाइम जो आप देख सकते हैं वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस चीज को हम बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। तो अगर आप फोर्स अप्लाइड का टाइम बढ़ा दें तो फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाता है। आप देखिए, अगर मैं इस मार्कर को जोर से हिट करता हूं तो टाइम कम हुआ, टाइम कम हुआ तो फोर्स ज्यादा हो गया, इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। लेकिन मैं उसी अमाउंट ऑफ फोर्स को इस मार्कर के साथ अप्लाई कर रहा हूं पर मैं समय ज्यादा ले रहा हूं, तो मैंने फोर्स उतना ही अप्लाई किया है लेकिन मैंने टाइम इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से फोर्स का इम्पैक्ट जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूं, हम बात कर रहे हैं फोर्स, टाइम और तीसरी चीज है इम्पैक्ट। तो अगर आप फोर्स अप्लाइड का टाइम बढ़ा देते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो कम हो जाता है। आप फोर्स को एक तरह से झटका या इम्पैक्ट ही कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं टाइम से रिलेट करके, इनवर्सली रिलेट करके। कैसे, जरा सबसे पहली एप्लीकेशन को आप समझें। कैचिंग क्रिकेट बॉल। अगर आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया है क्रिकेट बॉल को कैच करने के, मेजॉरिटी ऑफ हम लोग जो है वो कभी भी क्रिकेट बॉल से
क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते क्योंकि वो काफी हार्ड होती है, तो वी आर वेरी स्केर्ड। हम लोग क्रिकेट भी टेनिस बॉल से खेलते हैं, है ना, तो वी एंजॉय दैट, है ना, सॉफ्ट होती है, इजी टू कैच वगैरह वगैरह। अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है? अब क्रिकेट बॉल काफी सॉलिड हार्ड होती है, तो अगर क्रिकेट प्लेयर ड्यूरिंग फील्डिंग उस क्रिकेट बॉल को विथ क्लोज्ड हैंड्स कैच करता है, तो बॉल जो बहुत जोर की स्पीड से आ रही होती है विद वेरी हाई वेलोसिटी, अगर वेरी हाई वेलोसिटी मतलब इट हैज लॉट ऑफ मोमेंटम, और अगर मोमेंटम कम टाइम के अंदर इंपैक्ट देता है तो चोट ज्यादा लग सकती है। प्रॉब्लली ये भी हो सकता है कि बॉल, क्रिकेट बॉल जो है वो बाउंस भी कर जाए और फील्डर के हाथ से कैच छूट जाए। इसीलिए फील्डर्स को स्पेशली बताया जाता है कि जब भी आप क्रिकेट बॉल को कैच करेंगे, तो जब आप उसको कैच करते हैं अपने हैंड्स को एक ही पोजीशन में मत रखिए, क्योंकि अगर वो एक ही पोजीशन में रहेंगे तो इंपैक्ट का टाइम, फोर्स का टाइम कम होगा, जिसकी वजह से चोट, दर्द ज्यादा होगी। तो क्रिकेट प्लेयर इस टेक्निक से, इस चोट से, इस इंजरी से बचने के लिए क्या करते हैं? जैसे ही वो बॉल को कैच करते हैं, वो उसके फोर्स के इंपैक्ट को, टाइम को बढ़ा देते हैं बाय टेकिंग द बॉल डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स देयर बॉडी। अब यहां से यहां तक लाने में टाइम बढ़ गया, बॉल तो आ ही रही है, आपने उसको कैच कर ही लिया। अगर आप उसका टाइम बढ़ा देते हैं तो उसका इंपैक्ट अपने आप क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से चोट लगना कम हो जाता है, आपको हाथों में दर्द नहीं होती है। तो जब भी कोई भी हैवी चीज आपके पास आ रही है या कोई भी हम उसको कैच करने की कोशिश करते हैं, तो जिस फोर्स से वो हमें हिट करने वाली होती है उसका टाइम हम बढ़ा देते हैं। टाइम बढ़ाने से इंपैक्ट कम हो जाता है, चोट, दर्द, इंजरी कम होती है, इनफैक्ट ना के बराबर होती है। इस सिंपल टेक्निक को हमने इस्तेमाल करना है, तो हम प्रोबेबली क्रिकेट जो है वो क्रिकेट बॉल से भी खेल सकते हैं, ना कि टेनिस बॉल से। इनफैक्ट ये एप्लीकेशन टेनिस बॉल के साथ भी होती है, पर यह है कि वो पहले से ही बहुत सॉफ्ट होती है, तो हमें उसका ज्यादा पता नहीं चलता, बट प्रोबेबली मल्टीपल टाइम स्ट्रॉन्गर इंपैक्ट होता है क्रिकेट बॉल के अंदर। इस वजह से तो जब हम क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं, तो हम उसके इंपैक्ट के टाइम को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। इंपैक्ट के टाइम को इंक्रीज करने की वजह से फोर्स जो है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। हम बॉल की स्पीड को तो चेंज नहीं कर पाएंगे, बट उसको रिड्यूस कर सकते हैं। हम मास को तो चेंज नहीं कर पाते। हम सबसे बेस्ट चीज जो आसान होती है वो क्या करते हैं? उसके टाइम को बढ़ा देते हैं, ताकि फोर्स का इंपैक्ट क्या हो जाए? कम हो जाए, और हम अपने आप को चोट से बचा लेते हैं। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। इसकी हम एक और एप्लीकेशन को समझेंगे, ठीक है। अगर प्रोबेबली आपको इसको वर्ड्स में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं: ड्यूरिंग कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, प्लेयर कैचेस द बॉल and moves his hand downwards to increase the time of force impact, due to which impact value reduces, hence he prevents himself from injury, according to Newton's second law. सेम लैंग्वेज सभी के अंदर चलेगी, कॉन्सेप्ट सभी के अंदर ऐसे ही चलता है। हम एक और देखते हैं, वो है नया एप्लीकेशन, और वो क्या है? हाई जंप। अब आपने देखा होगा एथलीट्स जो होते हैं, जो स्पेशली हाई जंप वाले होते हैं, जिनके अंदर वो बहुत लंबी सी स्टिक, पोल वॉल्ट जिसे कहते हैं, वो बहुत लंबी सी स्टिक लेते हैं, वो जंप करते हैं एंड दे फॉल। व्हेन दे फॉल, नीचे एक कुशन का बेड होता है। प्रोबेबली वी हैव सीन व्हाट्सएप के अंदर वीडियोस में, देयर आर पीपल हु आर जंपिंग विदाउट पैराशूट फ्रॉम एरोप्लेन्स एंड दे लैंड ऑन अ बिग ह्यूज नेट। एक काफी वायरल वीडियो हुआ था। नेट पे या कुशन बेड पे वो फॉल करते हैं। कुशन बेड पे फॉल करने का पर्पस क्या है? कुशन बेड सॉफ्ट होता है, तो जब
कोई भी एथलीट कुशन बेड पे फॉल करता है तो उसका टाइम ऑफ इम्पैक्ट, टाइम ऑफ फोर्स क्या कर जाता है, इंक्रीज, क्योंकि कुशन बेड अंदर की तरफ क्या कर जाता है, दब जाता है, इट इज सॉफ्ट। तो दबने की वजह से फोर्स का इम्पैक्ट टाइम जो है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज। अगर फोर्स का इम्पैक्ट टाइम इंक्रीज कर जाएगा तो फोर्स की वैल्यू क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। इस वजह से एथलीट को चोट या इंजरी जो है वो नहीं लगती। तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एन एथलीट व्हेन फॉल्स ऑन द कुशन बेड, इट इंक्रीजेस द टाइम due to which impact of force reduces according to Newton's second law and prevents himself or herself from injury. Right? तो ये हमारे पास सेकेंड एप्लीकेशन आ गई हाई जंप की। तो जो थर्ड हमारा एप्लीकेशन है न्यूटन के लॉ का, वो है यूज ऑफ सीट बेल्ट। अब एप्लीकेशन का मतलब तो हम बाद में समझेंगे, पर हम पहले सीट बेल्ट की इंपॉर्टेंस की बात करें। एज अ डिसेंट सिटीजन, चाहे आप अपनी कंट्री के हैं चाहे आप किसी और कंट्री के अंदर हैं, आपको सीट बेल्ट हमेशा पहननी चाहिए। आपको ही नहीं बल्कि आपके साथ जो कोई भी पैसेंजर कार में बैठा हुआ है, कंपनी दे रहा है, तो चाहे वो आपसे छोटे हैं चाहे वो आपसे बड़े हैं, यूज ऑफ सीट बेल्ट शुड बी मैंडेटरी, और आप हमेशा। अब आइए आपके बात करते हैं एप्लीकेशन की कि सीट बेल्ट का पर्पस क्या होता है। पर्पस तो वैसे हम सब जानते हैं, पर इसको समझते हैं कि कैसे ये मैकेनिज्म वर्क करता है। लेट्स सपोज कोई एक कार जो है वो बहुत ही फास्ट स्पीड से मूव कर रही है और उसको सडन ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है। अब अगर कोई भी कार एक सडन ब्रेक अप्लाई करती है तो जाहिर सी बात है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ की वजह से बॉडी विल टेंड टू मूव फॉरवर्ड। अगर उस इंसान ने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो डेफिनेटली दैट पर्सन विल बैंग हिज हेड ऑन द डैशबोर्ड ऑफ द कार, और उनको एक बहुत ही खतरनाक इंजरी हो सकती है। सीट बेल्ट हमको इस इंजरी से बचाती है। कैसे? वो फोर्स के इम्पैक्ट को कम कर देती है बाय इंक्रीजिंग द टाइम। जब किसी इंसान ने सीट बेल्ट लगाई होती है तो सडन ब्रेक अप्लाई करने पर बॉडी तो फॉरवर्ड मूव करती है, बट इलास्टिसिटी सीट बेल्ट की स्लो मूव करती है, जिसकी वजह से टाइम जो है क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और फोर्स का इम्पैक्ट जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, नेग्लेजिबल हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान चोट खाने से बच जाता है। तो इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? ड्यूरिंग सडन ब्रेक अप्लाइंग इन अ मूविंग व्हीकल, द पर्सन टेंड्स टू मूव फॉरवर्ड, बट सीट बेल्ट इंक्रीजेज द टाइम ऑफ मूवमेंट ड्यू टू विच impact force reduces, hence protects or prevents us from injury. तो ये हमारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या थी एप्लीकेशन न्यूटन के लॉज की। अब हम करते हैं एक बहुत ही अच्छा केस न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को रिलेट करने का। हम बात करेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ as a special case of second law. एक बार जरा न्यूटन के फर्स्ट लॉ को रिकॉल कर लेते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, एक बॉडी अगर मोशन में है या किसी स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसी स्पीड के साथ मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता। तो अब फर्स्ट लॉ को हम सेकंड लॉ से कैसे रिलेट करते हैं?
तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ फोर्स क्या होता है, मास इंटू V माइनस U अपॉन T। मैं टाइम को कहां लेकर आता हूं, फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू मास इंटू V माइनस U। तो फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू mv माइनस mu। लेट देयर बी नो एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब है अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो जीरो इंटू टी इज इक्वल टू mv माइनस mu और जीरो इज इक्वल टू mv माइनस mu, दैट इज mv इज इक्वल टू mu। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो ध्यान से देखना। अगर एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है मतलब वो रेस्ट पर है। इफ u इज जीरो मतलब वो किस पे हो गया, रेस्ट पे। अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। और अगर u की कोई वैल्यू है तो उसकी वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी की वही रहेगी एज अ फाइनल वेलोसिटी, मतलब वो मोशन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। तो इस कॉन्सेप्ट से, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमको न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, अगर एक बॉडी किसी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता। राइट, सो दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो आई होप क्लास आपको आज का हमारा लेक्चर समझ में आया। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करूं आप लोगों को समझाने का, बिकॉज साइंस तभी समझाई जा सकती है जब तक लैंग्वेज सिंपल ना हो। कॉम्प्लिकेटेड साइंस तो होती ही नहीं है, सिंपली साइंस हम समझा देते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। तो ज़रूर इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा लेक्चर्स आपके लिए शेयर कर सकूं, अपलोड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय फ्रॉम स्कूल।